हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच दो महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जो मेरे मेंटर भी रहे हैं। काफ़ी कुछ मैंने उनसे अपनी लाइफ में सीखा। और दूसरी बार हमारे शो पे अपीयर हो रहे हैं अपनी 130वीं किताब के बारे में आज जानकारी देने। और दूसरी हमारी फर्स्ट टाइम गेस्ट हैं डॉक्टर किन्नरी गुप्ता, जो कि एमडी हैं, माइंड रीसेट कोच हैं और को ऑथर हैं अड़िया सर के साथ एजलेस किताब में। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन अ शो। सो सर, सिंपल वर्ड में एजलेस का मतलब क्या है? कि अमर हो जाएगा व्यक्ति? नहीं नहीं, अमरता नहीं होना है। जैसे हम पैदा होते हैं, बाद में बड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी ग्रोथ पीरियड में रहती है। कुछ साल तक ग्रोथ पीरियड में रहती है, फिर नीचे जाने लगती है, यानी बॉडी वीक होने लगती है, हमारा एजिंग स्टार्ट हो जाता है। और एजिंग इतना हो जाता है कि बॉडी की एनर्जी नहीं रहती है, तो हम मर जाते हैं, ख़त्म होते हैं। तो 20 और 30 साल के बीच में ये डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एजलेस का मतलब कि हमें हमेशा यंग रहना है, यंग जैसा सोचना है। वैसे हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक होती है कैलेंडर एज, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में रहती है, राइट। आधार कार्ड में रहती है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरी होती है हमारी मेंटल एज, यस। हमारा दिमाग कैसे चलता है, बूढ़े जैसा, यंग जैसा, इसको मेंटल एज कहते हैं। तीसरा होता है बायोलॉजिकल एज, जो हमारा शरीर का सेल्यूलर एज है, बायोलॉजिकल एज है, तीसरी होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं एजलेस बॉडी, जिसमें हमारा माइंड और बॉडी यंग जैसा रहे, हमेशा यंग जैसा सोचता है, वैसा काम करे, यंग जैसी एनर्जी हो, यंग जैसा लर्निंग एटीट्यूड हो। जैसे मेरी बात करूँ, तो मैं हमेशा यंग जैसा सोचता हूँ। आपको पता है, मैंने 65 ईयर्स में पायलट बनने का सोचा। मैं एडवेंचर स्पोर्ट करता हूँ। 72 में मैंने स्काई डाइविंग किया। 70 ईयर्स में मैंने गुनी गुरु नाम का स्टार्टअप स्टार्ट किया। जी। अब ये 75 ईयर्स में एक मिशन लेके निकला हूँ, जो यंग लोग करते हैं, एजलेस भारत मिशन। तो मेरी हमेशा सोच यंग जैसी रहती है। तो उस हमारा एक बेसिक सिद्धांत है कि हमारी बायोलॉजी हमारे आधार कार्ड की एज को फॉलो नहीं करती है, हमारी मेंटल एज को फॉलो करती है। तो ओके। जैसे जैसे आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग करोगे, मेंटल एज को यंग करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो हमारे हाथ में है ये कि हम हमारी जो एजलेस बॉडी है उसको बनाए रखें, यानी बुढ़ापेपन को, एजिंग को हम स्टॉप करें और रिवर्स में करें। हम ये कंसेप्ट लाए कि अभी जहाँ पे आपकी एज है वहीं पे स्टॉप कर दो, मेंटल एंड बायोलॉजिकल है। और जहाँ हो सके ऐसा, ऐसा नहीं कि 200 साल तक आप ऐसे ही रहोगे। जी। मगर मान लो आप 60 साल में बूढ़े हो रहे हैं, तो ये फ्रेमवर्क फॉलो करेगा, तो 80 साल 90 साल तक आप यही एनर्जी के साथ, यही बायोलॉजी के साथ जियोगे। ये कंसेप्ट है इसका। और मरने के पहले कम बीमारियाँ आएगी, ज़्यादातर लोगों को बहुत बीमारियाँ होती है। तो चलते फिरते एक दिन आप निकल जाओगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है एजलेस बॉडी का। ब्यूटीफुल सर। मैं एक जगह देख भी रहा था कि मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की वजह से हम लाइफ स्पेन को तो इम्प्रूव कर चुके हैं। कि पहले अगर 40 साल की उम्र थी तो आज ऑलमोस्ट 60-80 पे पहुंच गई है। मगर हेल्थ स्पेन हमने इम्प्रूव नहीं किया है। तो अगर व्यक्ति अंदर से बीमार है और वो ज़्यादा जी रहा है, तो उल्टा हम उसकी सफरिंग को एनहेंस कर रहे हैं। हम उसकी लाइफ को ब्लेसिंग नहीं बना रहे हैं। मगर ये सफरिंग को स्टॉप करना, यही हमारी एजलेस बॉडी का। यानी कि जो हेल्थ स्पेन है, सिर्फ लाइफ स्पेन ही ना बढ़े, हेल्थ स्पेन भी इम्प्रूव हो जाए। तो तीनों पर्पज़ है, लंबा जीने का, एनर्जी के साथ जीने का और यंग रहने का। ये तीनों पर्पज़ हमने इसके अंदर डाला है। ब्यूटीफुल। सो ये आइडिया कैसे आया? आप लोगों ने को ऑथर, आप भी को ऑथर हैं किन्नरी की, तो व्हाट मेड यू फील कि आप लोग इस किताब को लिखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने, हम एक ट्रेनिंग में मिले थे, तो सर ने ये आइडिया मेरे साथ शेयर किया। तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद और सर, हम दोनों ही प्रिवेंटिव बैकग्राउंड से हैं। मतलब जो हमारी एमडी की डिग्री है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो बीमारियों को रोका कैसे जा सकता है, उसके ऊपर हमारा पूरा सब्जेक्ट होता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने का ट्राई करते हैं, तो उसके 4 पहलू होते हैं। नंबर 1 होता है प्रिमोडियल प्रिवेंशन, कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको आने से ही आप रोक सको। या मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होते हैं, बट डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी होने से ही आप अटका दो। शुरू से ही ऐसी लाइफस्टाइल जियो कि कोई रिस्क फैक्टर ही ना आए। दैट इज़ अ प्रिमोडियल प्रिवेंशन। सेकेंड प्रिवेंशन होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर आ गए, अभी बीमारी अटकाओ, ओके। दैट इज़ इट्स प्राइमरी प्रिवेंशन। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि बीमारियां हो गई, अभी उसको आगे से या दोबारा ना हो, उससे आप
प्रिवेंट करो, इसको प्रिवेंट उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड द फोर्थ इज टर्शियरी प्रिवेंशन। बीमारियां हो चुकी है, आपको डैमेज हो चुका है, बस अभी रिहैबिलिटेशन में जाना है। ये जो एजिंग का कंसेप्ट है दैट कम्स इन प्रिमोडियल प्रिवेंशन, मतलब आप किसी भी रिस्क फैक्टर को होने से ही अटका दो। अगर कोई भी इंसान एजिंग पे काम करना स्टार्ट कर दे तो सारी बीमारियां, सारे रिस्क फैक्टर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो आप एकदम हेल्दी, यंग, यूथफुल लाइफ जी सकते हो। तो ये कंसेप्ट बहुत ही मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। और हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं और सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन यंग है। तो अगर ये चीज़ लोगों तक पहुँचा दें हम कि आप एक चीज़ को सिर्फ पकड़िए, ना ही अलग अलग चीज़ों को पकड़िए, तो बहुत अच्छा हो सकता है और हमारी कंट्री का सबका ग्रोथ हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस कंसेप्ट। ब्यूटीफुल। सो एजिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब जनरली लोग एजिंग मतलब कि बूढ़ा होना समझता है। सो आपने भी जिक्र किया था कि क्रोनोलॉजिकल और आपकी जो बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एज अलग अलग होती हैं। सो हाउ दिस फंक्शन, ये कैसे वर्क करता है? अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो एजिंग प्रोसेस को तो कैसे डिफाइन कर सकते जैसे हमारी बॉडी डिक्लाइन फेज में जाती है, पहले ग्रोथ फेज में, फिर डिक्लाइन फेज में, तो उसके हमें सिम्टम दिखने लगते हैं। जैसे ग्रे हेयर होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, आँखों की कमजोरी होती है, बेताड़ा आते हैं, मोतिया आते हैं, दांत गिरने लगते हैं, शरीर में मसल लॉस होता है, कोऑर्डिनेशन हमारा चला जाता है, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाती है। ये सब हमारे बाहर एजिंग की हमें साइन दिखने लगती है जैसे जैसे एज होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है और हमने देखा है, हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, हमारे घर में देखा है हमारे पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को एजिंग होते हुए। तो हमारे माइंड में एक फिक्स हो गया है कि हम जब बूढ़े होंगे तो हमारी भी यही हालत होगी। एक प्रोग्रामिंग हो गया है, वो प्रोग्रामिंग वर्क करता है, तो हमारे शरीर में ये सिम्टम्स आने लगते हैं। मगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ अलग चीज़ होती है मेडिकली देखा जाए तो। एक तो हमारे शरीर के टिश्यू का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जो Okay. ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमें रोकने की कोशिश करें तो बुढ़ापा टल सकता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हम लेते हैं तो Okay. उससे होता है, और ऑक्सीडेशन करने वाली चीज़ों से हम बच के रहे तो होता है। दूसरा होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जो हम पॉइजन लेते हैं, जो सांस से लेते हैं, फूड से लेते हैं, वाटर से लेते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो धीरे धीरे रहता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, मार लग गया और एक सूजन आ गई, ढीमचा हो गया, ऐसी सूजन, वो इमीडिएटली आ गया, मगर धीरे धीरे शरीर में होता है जो दिखता नहीं है। तो इन्फ्लेमेशन भी हमारे बॉडी को आगे लेके जाता है। फिर हमारे बॉडी में कुछ तत्वों की कमी होने लगती है, वीक होने लगती है। जैसे इलास्टिन का लॉस होता है, कोलेजन का लॉस होता है, तो उसकी वजह से हमारी चमड़ी की जो है रिंकल्स आते हैं। प्लास्टिसिटी चली जाती है, तो रिंकल्स आने लगती है। फिर हमारे जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं कोलेजन की कमी की वजह से, तो ये सब चीज़ होता है। फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगता है जैसे एजिंग होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से क्या होता है, जैसे एजिंग होती है बीमारियां आने लगती है हमारे शरीर में। ज़्यादातर हमने देखा हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बीमारियां कुछ एज के बाद आने लगी और फिर एंड हो गया, तो ये बीमारियां आने लगती है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है कुछ सालों के बाद, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में एजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कैल्शियम लॉस होता है बोन में से, तो बोन वीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी इंटरनल प्रोसेस चलती रहती है जो हमें दिखती नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, उनको तो बाहर की साइन दिखती है। तो ये जो साइंस है एंटी एजिंग साइंस, जो एजलेस बॉडी का साइंस, उसमें जो इंटरनल जो प्रोसेसेस है जो हमें बूढ़ा बनाती है, उसको रोकने का साइंस है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो आप सप्लीमेंट लोगे तो कमी पूरी होगी। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, अगर हम मूवमेंट नहीं करते तो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मसल मास का लॉस जल्दी होता है। 30 साल के बाद मसल मास का लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वीकनेस शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी मूवमेंट शरीर को दोगे तो उतना वो हेल्दी रहेगा, तो जॉइंट स्टिफ नहीं होगा, मसल मास का भी लॉस नहीं होगा। तो फिर आपका स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन रिलैक्सेशन करोगे तो स्ट्रेस की वजह से जो हमारे शरीर में डैमेज होता है, जो हमारी एजिंग को फास्ट करता है, ये भी हमारा धीरे धीरे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा साइंस ऐसा है कि जो हमारे शरीर के अंदर एजिंग प्रोसेस होती है, इसको साइंटिफिकली समझा गया है और उसको रोकने की सिस्टम भी आ गई है। तो हमने इस चीज़ को स्टडी किया बहुत सारे, हमने 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर की स्टडी की है, मैंने और किनरी ने मिल के,
उसमें से क्या क्या रिसर्च हुई है देखा है, और रिसर्च बेस पूरा ये बनाया है कि कहाँ कहाँ। और हमने तो ये किताब में बिब्लियोग्राफी दी है, हर चैप्टर में जो बात लिखी है उसका बैक सपोर्ट है साइंटिफिक कि ये प्रूफ, स्टडी रिसर्च यहाँ पे हुई है, और आर्टिकल। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से लेके सब कुछ की। तो ये एजिंग को रोकने का ये कंसेप्ट है जो अभी तक ज़्यादा कॉमन पब्लिक को मालूम नहीं थी, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी मालूम नहीं है। और हमें सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन तो हमारे मेडिकल डॉक्टर से मिल रहा है, और यार तुमने तो बड़ा काम कर दिया है किताब लिख के। जिन्होंने भी पढ़ी वो बोलते हैं ये तो ज़बरदस्त है। अभी सुरेंद्र वत्स का मैसेज आया था कि आपने तो ज़बरदस्त ये किताब लिखी है, उसने तो अंडरलाइन के साथ पढ़ ली 2 बार किताब, और मुझे पेज के साथ भेजते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। तो मेडिकल फील्ड का भी बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है कि आपने बहुत बड़ा काम किया। और बीइंग ए प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर, तो ये बेस्ट प्रिवेंशन है ना? राइट राइट राइट। ऐसा है। तो सर हम एक चीज़ देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग गति से इन सिम्टम्स को देखते हैं। किसी के जल्दी आ जाते हैं सफ़ेद बाल, रिंकल जल्दी पड़ जाते हैं, किसी के लेट पड़ते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एजिंग को ह्यूमंस के अंदर डिसाइड कर रहे हैं? हाँ, ये ज़्यादा बताया कि या उसके लिए। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एजिंग किसी एक चीज़ से नहीं होती। सर ने इंटरनल और एक्सटर्नल साइंस बताया कि एजिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। बट देर आर रिस्क फैक्टर्स एजिंग के लिए। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है एजिंग का वो होता है स्ट्रेस, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इवन जब मैं कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस भी करती थी तो उस टाइम पे बताते स्ट्रेस इज़ अ मदर ऑफ रिस्क फैक्टर, ऑल द कार्डियक रिस्क फैक्टर। अब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी कुछ भी ले लो। जब एजिंग की बात आती है तो स्ट्रेस, पुअर स्लीप, आपकी स्लीप क्या है, ठीक है, आपका डाइट, आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट, आपको कितने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। और आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो फास्ट फूड कंज्यूम किया जा रहा है, पूरा प्रोसेस फूड होता है, तो वो पूरे इंटरनल एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो प्रोसेस होती है, जो एसी एजिंग का मेन कंसेप्ट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और फ्री रेडिकल्स का बनना, ये सारी प्रोसेस को इन्हेंस कर देती है। तो ओके। जिन लोगों की लाइफस्टाइल इस तरीके की होती है, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, बैठे रहने का अकेलापन, स्क्रीन पे वो कितने कितने सारा घंटा हम स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मूवमेंट है ही नहीं लोगों की। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली अकेलापन, जो ये जिसके बारे में हमने बुक में स्पेशली एक अलग से चैप्टर लिखा है अच्छा। कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग सोशली डिस्कनेक्टेड रहते हैं, उन लोगों में भी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स आपकी एजिंग प्रोसेस अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होती है। ओके। उसमें एक माइक्रोबायोम का है, गट हेल्थ के बारे में एक चैप्टर हमने डाला है इसके अंदर, यस, गट हेल्थ गट के पे ऊपर। बहुत बहुत आजकल बात बहुत होती है। हाँ इवन माइंड गट ब्रेन मेडिटेशन पे भी एक्सेस के बहुत बारे बात में होती है। हाँ। सो यस इट इज़ देयर। सो किस तरीके से ये इम्पैक्ट करती है? अभी आपने कहा कि लोनलीनेस, तो मेरा भी काम काफ़ी मेंटल हेल्थ पे रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल सोशल एक्सक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और रहते भी हैं तो वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहते हैं। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, कैसे ये इम्पैक्ट करता है हमारे एजिंग प्रोसेस को? मैकेनिज्म को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टडी के बारे में बताऊंगी जी। जो हार्वर्ड में हुआ था और जो 1938 में स्टार्ट हुआ था, और वो स्टडी अभी तक चल रहा है 3 जनरेशन में। वो स्टडी का नाम है एडल्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलनेस। ओके। तो उस स्टडी में ये देखा गया कि 3 जनरेशन में एक कंसिस्टेंट फैक्टर रहा है जो हैप्पीनेस, वेलबींग और लॉन्जिविटी के लिए बहुत काम आया है, वो है कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ। राइट। और जो लोग अकेले रहे हैं, जिन लोगों में अकेलापन देखा गया है, तो उनकी वेलनेस एट द सेम टाइम उन लोगों का जो लॉन्जेविटी है उसके ऊपर असर देखा गया है। दिस इज अ साइंटिफिक प्रूफ राइट। फ्रॉम दिस ऑथेंटिक स्टडी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप अकेले रहते हो तब आपका इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत कम रहता है, आप अंदर ही अंदर रहते हो, आप जो भी लेके कैरी कर रहे हो। किसी को भी अकेला रहना पसंद नहीं है। वी एज अ ह्यूमन आर सोशल एनिमल। राइट। बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ सिखाई ही नहीं जाती, ठीक है। तो उसकी वजह से आप अकेला रहना पसंद करते हो, और ऊपर से हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ आ गया है
सोशल मीडिया या हमारे पास जो यंत्र आ गया है उसकी वजह से वी फील कंफर्टेबल विद दैट, बट इट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। सो जब आप इमोशनली हैम्पर होते हो, इमोशनल बैगेजेस लेके कैरी करते हो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो चलती रहती है स्क्रीन की वजह से, और और जब आप अकेले रहते हो मतलब आप बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस लेके बैठे हुए हो। जो सोशल मीडिया है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, वो आपको फिजिकल डैमेज एक साइड करता रहता है, हिडन। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइलेंट किलर जो आपकी बॉडी को असर करता है। दैट इज़ वन प्लेस वेयर एजिंग एक्सिलरेट होती है। दूसरा होता है जब आप इमोशनली उसको वैक्यूम नहीं कर पाते इन अ राइट वे, इन अ प्रोसेस वे, बैगेजेस लेके आप रहते हो, तो दैट मीन्स आपका जो बॉडी है वो फायर मोड पे रहता है, आप सर्वाइवल मोड पे हो। देर आर टू मैकेनिज्म, आप सर्वाइवल मोड पे हो या रिपेयर मोड पे हो। और जब आप सर्वाइवल मोड पे रहते हो तो आपका सिंपैथेटिक ड्राइव होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। मतलब आपका जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रहता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, वो बना रहता है। एंड दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इन्फ्लामेशन। और जो इन्फ्लामेशन है दैट इज द मेन प्रोसेस फॉर द एजिंग। राइट राइट। किसी ने तो यह भी कहा है कि लोनलीनेस में 1 डे ऑफ लोनलीनेस इज इक्विवेलेंट टू 15 सिगरेट्स ए डे। जितना नुकसान होता है उतना 1 डे का लोनलीनेस करता है। So तो this is आप proven. सिगरेट नहीं भी पीते हो मगर अकेले लेते हो तो 15 सिगरेट का तो नुकसान झेल रहे हो ये। It is proven in research. नो वन This is scientifically Right. proven. सो आज जैसे एआई का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पे आपका क्या कहना है कि एआई किस तरीके से एजिंग को इम्पैक्ट करेगी? बिकॉज एआई की वजह से अब हम देख रहे हैं कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एआई से ही बात करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प कम लेते हैं। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि इवन डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना सारा डायग्नोसिस खुद ही चैट जीपीटी पे करके बैठ जाते हैं और फिर उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। सो हाउ दिस एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एजिंग प्रोसेस? देखिए, बॉडी और माइंड का दोनों का एक सिद्धांत है, इसको जितना चैलेंज करोगे इतना वो यंग और हेल्दी रहेगा। यानी खुद सोचोगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। आपके बदले में एआई सोचेगा तो ब्रेन हेल्दी नहीं रहेगा। तो सोचना ये एक स्टिमुलस है, चैलेंज आती है वो स्टिमुलस है। ये अगर ये स्टिमुलस नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका सोचने का काम से लेकर सब कुछ एआई कर देगा तो ब्रेन को आप चैलेंज कर ही नहीं रहे हो। तो धीरे धीरे न्यूरॉन से जो ये काम करता है वो डाई हो जाएगा। ये रहता है सेम चीज़ कि सब चीज़ एआई कर देगा तो फिर शरीर क्या करेगा? शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एआई का डैमेज तो आता ही आने वाला है। राइट। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। आज ही मैं किसी का वीडियो देख रहा था कि ये एआई आखिर भविष्य में कितना नुकसान करने वाला है। उसमें हेल्थ का तो बड़ा सत्यानाश कर देगा ऐसा। और इतना एडिक्टिव रहता है, मैं तो बोलता हूँ। मैं भी बैठता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर तो इतना घुस जाता हूँ कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। ये ढूंढता हूँ, मज़ा आता है। और वो बैठे बैठे बॉडी हमारी लेजी हो जाती है, सोचना बंद हो जाता है। बस इंक्वायरी करो और इसको काम करो ऐसा। पहले मैं प्रेजेंटेशन बनाता था तो खुद सोच के बनाता था, अब आधा तो मेरा एआई बना देता है। बुक लिखता था तो मैं सोच के बनाता था, अब आधा काम एआई कर देता है। धीरे धीरे तो पूरा काम कर देगा राइट। ऐसा है। तो फिर बॉडी और माइंड को चैलेंज नहीं करोगे तो तो ये चैलेंज आना इज चैलेंज होना बहुत ज़रूरी है। यस। क्रिएटिव आइडिया आना बहुत ज़रूरी है। यंग लोगों में क्या रहता है, चैलेंज होती है, क्रिएटिव आइडिया होती है, जोश होता है, ये सब कुछ उसके अंदर ही होता है। चैलेंज नहीं मिलती है, इसलिए वो एजिंग को इफ़ेक्ट करेगा ये। अभी तो इतनी रिसर्च हुई कि नहीं पता नहीं है, बट वी विल सी कि एआई का क्या रोल रहेगा एंटी एजिंग में या एजिंग में। मैं या तो अच्छा मैं एक चीज मैं मानती हूँ, अतिशयात सर्वत्र वर्जयते। यस। किसी भी चीज का अति आप यूज करोगे तो वो हमेशा हमारा नुकसान ही करने वाला है। और एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, तो वो मेंटल हेल्थ इश्यू ऑटोमेटिक ही बढ़ने वाले हैं। और एक चैप्टर हमने पूरा लिखा है एडेप्टेबल बॉडी। आपकी बॉडी बहुत एडेप्टेबल है। जैसे सर ने बताया, ब्रेन का यूज नहीं करोगे, न्यूरो कनेक्शंस कैसे बनेंगे? हाउ विल यू यूज योर न्यूरोप्लास्टिसिटी? बॉडी का मूवमेंट कम हो जाएगा तो आपके अपनी बॉडी की मूवमेंट ही नहीं करोगे। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, बट इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर क्रिएटिविटी, एंड इट विल इंक्रीज योर इन्फ्लामेशन इन शॉर्ट। एक चीज और, एजिंग में कई जगह पे टेलीमोर्स की बात होती है कि सेल जब यस, मैं बताना रह गया सो कि बॉडी का टेलीमोर्स क्या है? इस पे सब काफी, जब भी एजिंग की बात होती है Yes. पीपल टॉक अबाउट दिस। यस। तो टेलोमियर हमारे जो रंगसूत्र है यानी कि जीन्स होते हैं उसके एंड पे केप टाइप रहते हैं।
तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है टेलोमियर की लेंथ कम होने लगती है, छोटा शॉर्टनिंग होता है, यहाँ तक पहुँचता है, फिर हमारा वो सेल डाई हो जाता है। टेलोमियर का शॉर्टनिंग कैसे होता है? सेल डिवीज़न। हमारी ग्रोथ कैसे होती है? 1 में से 2 सेल, 2 में से 4 सेल। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन्स होगा ऐसे टेलोमियर की लेंथ कम होती जाती है, राइट। तो उसकी डबल होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो डाउन हो जाता है। तो ये जो एजिंग फैक्टर है, स्ट्रेस से लेकर सबके, ये हमारी टेलोमियर की लेंथ को शॉर्ट करता रहता है। अच्छा। तो ये टेलोमियर की लेंथ, और आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि यू कैन मेज़र योर टेलोमियर लेंथ। अब इंडिया में आ गई है, 18,000 चार्ज लेते हैं और कितनी स्पीड से कम होती जा रही है ये भी बता सकते हैं। यानी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपका डेथ कब है, यानी कितनी स्पीड से आप एजिंग कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है। और अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजिंग करोगे, जो हमने एजलेस बॉडी में लिखा है, तो आप इसकी जो एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि स्लो हुई कि नहीं। मान लो आज आपने चेक किया आपका टेलोमियर की लेंथ, एंटी एजिंग फार्मूला को फॉलो करो, 1 साल के बाद करो तो वो बता देगा कि आपकी एजिंग स्लो हो गई है। आजकल ये भी Beautiful. हो गई है, तो So, बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एक मेंटल एज और बॉडी एज और मेटाबॉलिक एज की बात की। सो ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं कि मेंटल एज बॉडी की एज को कैसे स्पेशली नहीं, बॉडी फॉलो करती है। मेंटल एज जितनी यंग होती जाएगी ऐसे बॉडी की एज फॉलो करेगी, यानी बॉडी यंग होता जो जाएगा। हमारी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एज है वो क्रोनोलॉजिकल तो फिक्स है, बायोलॉजिकल एज प्रभावित हो सकती है। प्रभावित होती है मेंटल एज से। मैं वही बोलता हूँ, हमारी बायोलॉजिकल एज हमारे आधार कार्ड की डेट को फॉलो नहीं करती है, हमारी मेंटल एज को फॉलो करती है। सो मेंटल एज और इसमें कैसे रिलेशन होता है? हाउ दे आर रिलेटेड? किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? इसके लिए इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो रखे हैं, और अगर आपको पता हो तो ब्रूस लिप्टन की किताब है बायोलॉजी ऑफ Biology of बिलीफ, belief, yes. तो उसके अंदर सबसे पहले 2005 में रिसर्च हुआ था कि आपके जो सेल हैं वो आपके इमोशंस को, आपकी जो बिलीफ सिस्टम हो उसको सुनते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपका जो जीनेटिक एनवायरनमेंट, पहले ऐसा माना जाता था मेडिकल फील्ड पे कि जीन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, बट ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग बुक किताब थी जिन्होंने ये पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज किया। उसके बाद जैसे सर ने बताया जो टेलोमियर वाला एक्सपेरिमेंट, टेलोमियर की लेंथ के बारे में, 2009 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का जो प्रोजेक्ट था, जो रिसर्च था, उसमें ये दिखाया गया कि मेडिटेशन, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम टेलोमियर की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं और टेलोमियर की जो शॉर्टनिंग होती है उसको हॉल्ट कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जब हम हमारे इमोशन, हमारी बिलीफ सिस्टम, इंटरनल मैकेनिज्म पे काम करते हैं तो उसकी असर डायरेक्टली हमारे सेल पे भी होती है। सो ये जो पूरा साइंस है उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं कि व्हाट यू बिलीव, जैसे सर ने बताया, आपकी मेंटल एज आपकी बायोलॉजी फॉलो करेगी और आपकी बायोलॉजी जो होगी वो बाहर दिखेगी। ओके। सो मेंटल एज को यंग कैसे रख सकते हैं? हाउ कैन वी कीप मेंटल एज यंग? तो जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी में सिखाते हैं जी। कि हर न्यूरॉन को चैलेंज करो, नया नया सीखने का चालू करो, नई लैंग्वेज सीखो, नए इंस्ट्रूमेंट सीखो। जितना नया सीखने की आपकी ईगरनेस रहेगी ना, जो यंग लोगों की रहती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे से 10-10 साल छोटे हैं, वो फ़ोन ठीक से चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन सिर्फ ऐसा नंबर डायल करना आता है, बस इतना, इवन सेव करना नहीं आता। ऐसे लोगों को जानता हूँ। व्हाट्सअप में कोई इमेज आई उसको सेव करना आते नहीं, क्योंकि वो सीखते नहीं है। उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्विच बंद हो जाती है, वो बंद ही कर देते हैं, बोलते हैं हम अंग्रेज के ज़माने के चेलर है, यानी हम कुछ सीखने वाले नहीं हैं। उनको सिखाते हैं तो सीखने को तैयार नहीं है। वैसे बहुत है, मैं बोलता हूँ चलो 5 मिनट में सिखाता हूँ, उबेर कैसे बुक कर रहा है, बोले नहीं मुझे नहीं सीखना है, ना बोल देते हैं। रिक्शा में जाते हैं, हाथ दिखा के रिक्शा खड़ी करके, उबेर नहीं सीखते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन है वो भी एडेप्टेबल ऑर्गन है। उसको जितने चैलेंज करोगे, जितना उससे काम लोगे, इतने नए न्यूरॉन्स बनेंगे, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनेंगे, कनेक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये सब न्यूरो प्लास्टिसिटी का साइंस कहता है। जी। तो पहली बात तो है कि लर्निंग बढ़ाओ, जितना लर्निंग बढ़ाओगे कुछ नया 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 सीखते जाओ, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करो, चैलेंज करो, तो आइडिया का जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, तो और नए आइडियाज़ आएंगे। ओके। ये होता है। दूसरा है मेडिटेशन करो। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ये जो न्यूरल कनेक्शन को एस्टेब्लिश होके न्यूरॉन्स को ग्रोथ होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे
उतना वो अच्छा रहेगा। जितना पॉजिटिव थिंकिंग करोगे इतना अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को यानी कि माइंड को यंग रखने के लिए होती है, जो हमारे बॉडी को अल्टीमेटली एंटी एजिंग में लेके जाती है। कोई डाइट का भी इसमें डाइट का भी रोल है। जैसे माइंड के लिए कैन वी फॉलो सम डाइट एज वेल? यस, एंटीऑक्सीडेंट डाइट तो पहली बात ये है कि 3 टाइप के फूड होते हैं। एक होता है भगवान का डाइट, देवता का डाइट, जो कच्चा फूड होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फिर इंसानी डाइट जो हम घर में पका के खाते हैं, बाखरी, खिचड़ी और ये। यस सर। और तीसरा होता है राक्षसी डाइट, जो पिज़्ज़ा हट में और मैकडोनल्ड में मिलता है, जो फुल ऑफ टॉक्सिन्स रहता है। तो क्या होता है कि जितना हम ये भगवान का डाइट खाएंगे यानी कच्चा फूड। आजकल मैं एक ही बार इंसान का डाइट खाता हूँ रात को, सुबह से लेकर शाम तक मैं भगवान का डाइट खाता हूँ, कच्चा फूड ही खाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो उसका रोल है क्योंकि वो हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाती है। ये जो ये भगवान का फूड है, जो नेचुरल फूड है, वो अल्कलाइन फूड है। जैसे हम पकाना शुरू करते हैं वो एसिडिक हो जाता है, बॉडी को एसिडिक बनाता है, तो उसकी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होती है। और राक्षसी फूड तो सिर्फ पॉइजन डालने का ही काम करते हैं सब कुछ। राइट। तो इससे जितना बचे रहोगे, ऐसा कहते हैं ना, जैसा अन्न ऐसा मन, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा ना, जैसा है ना। जैसा अन्न वैसा गुजराती में जैसा अन्न ऐसा ओड़कार, ओड़कार यानी डकार, ऐसा कहावत है। और दूसरी बात है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे ही मध्य प्रदेश आपका बिगड़ा तो उत्तर प्रदेश में उसकी इफेक्ट होती है। उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ हुई तो मध्य प्रदेश में शिफ्ट होती है। मान लो आपको रात को नींद नहीं आई, आप अपसेट है मेंटली, तो आपको भूख नहीं लगेगी। Digestion. नहीं, मुझे नहीं खाना है, अपसेट है तो। Right. अपसेट यहाँ पे है और भूख यहाँ मर गई, राइट। है ना। और जिस दिन पेट में गड़बड़ होगी तब रात को नींद नहीं आएगी। ये दोनों का कनेक्शन है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सात्विक, राजसी एंड तामसी ऐसे फूड रहते हैं। तो आप जितना सात्विक फूड खाओगे ऐसा आपका माइंड के लिए अच्छा है, नरिशिंग है। जितना राजसी और तामसी खाओगे उतना माइंड को डैमेज हो। तामसी फूड तो खाने ही नहीं चाहिए। ये है, तो इसका रिलेशन है ब्रेन के साथ। ओके। मेंटल एज के लिए एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप Yes. एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको यंग फील होता है। राइट। तो एक्सरसाइज हैज आल्सो सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग मेंटल एज। मेंटली, यस। राइट। जो आजकल तो लोगों का सेडेंटरी लाइफ, Sedentary life. एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बॉडी इज मेंट फॉर मूविंग, नॉट फॉर सीटिंग, मगर लोग समझते नहीं हैं। लग्जरी जैसे आती है ना सब कुछ, ये रिमोट कंट्रोल में जो रेडिएशन होता है कितना नुकसान करता है। पर्दा भी इससे खुलता है, पंखा भी उससे चालू होते हैं, ऐसे भी। जितने घर में ज़्यादा रिमोट कंट्रोल उतना आपका एजिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा। जितना उससे दूर रहोगे उतना वो ये रहोगे। ओके। अब एक और चीज़ सर देखी है मैंने कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जब BMI वगैरह करते हैं और कई ऐप्स में भी देखते हैं तो उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है सपोज 30 की है, लेकिन मेटाबॉलिक एज 32 हो रखी होती है, तो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ऊपर होती है बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एज। तो वो कैसे वर्क करता है? अभी हमने मेरा टेस्ट किया तो मेरी जैसे 75 एज है, हाँ। मगर मेरी मेटाबॉलिक एज 65 है। एक मशीन ने तो 55 बताया था, नहीं 39 बताया था, 39 बताया था। तो मैं तो इतना मानने को तैयार नहीं था। फिर एक एडवांस मशीन से किया अभी 2 दिन पहले, तो मेरी 65 दिखाते हैं, यानी 10 ईयर्स 10 years इनका यानी कितना कि- मेरा 5 साल कम आया था। यानी कि आपके जो अंदर के ऑर्गन्स और सेल मेटाबॉलिज्म, टेलीमियर और इन सब के उससे कंपेयर करें कि 55 ईयर की एज वाले बंदे के जो होते हैं वो आपके इंटरनल। नहीं अभी तो हमने मेटाबॉलिक एज किया। ऐसी एक टेस्ट होती है ओके। जो 52,000 रुपीज़ चार्ज है, और वो ब्लड लेके करते हैं और वो अमेरिका जाती है टेस्ट होने को, वहाँ से रिपोर्ट आता है, कुछ 10-15 दिन लगता है। तो पूरा जो बायोलॉजिकल मार्कर है वो सभी की टेस्ट हो जाती है। तो आपको ये भी पता चल सकता है लीवर की एज कितनी है, स्प्लीन की कितनी है, बाल की कितनी है, स्किन की कितनी है, सब कुछ डिटेल में बता देते हैं आपको। सभी की एज अलग अलग आप मेजर कर सकते हैं। राइट। तो टेलोमियर की एज भी बताते हैं। यस, आई रेड समवेयर कि हमारी पूरी बॉडी की एज एक सेम एज नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। cells- तो उसके अभी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सबके ये कर सकते हैं। अच्छा, तो इस पे टेस्ट भी हो हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट हो सकता है, सबका हो सकता अमेरिका में अभी हो रहा है, इंडिया में अभी नहीं हो रहा है ये टेस्ट। है। नहीं, इंडिया से ब्लड जा सकता है, आप Blood ऑनलाइन जा ऑर्डर सकता है। कर सकते हैं, आपके घर पे आके ब्लड लेके जाएंगे, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट भी मिल जाएगा। और साथ में काउंसलिंग भी है, वो आपको काउंसलिंग करेगा कि आपकी एज इतनी हो रही है तो आपको ये करने से आपका एजिंग स्लो हो जाएगा। ये स्पीड भी बता देते हैं कौन सी स्पीड से आप एजिंग हो रहा है।
सब कुछ जो टेस्ट में आता है। तो ये मेटाबॉलिक एज ज़्यादा हो जाने का क्या मतलब? जैसे आपकी तो कम आ रही है, लेकिन आई हैव सीन पीपल जिनकी ज़्यादा आती है, 2 साल 5 साल तक भी ज़्यादा मैंने देखा है लोगों का जिनका ज़्यादा आ रहा होता है। सो तो जल्दी जल्दी बीमारी आएगी, जल्दी मर जाएंगे, सीधी बात है। सो उन्होंने क्या मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल रही उनकी, ये गलत लाइफस्टाइल से आता है। गलत लाइफस्टाइल। बेसिकली एवरीथिंग कम फ्रॉम लाइफस्टाइल। तो जितना ज़्यादा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी इतना एजिंग स्लो हो जाएगा, गलत लाइफस्टाइल होगी वो इतना एजिंग फास्ट होगा। सिंपल फॉर्मूला है। ओके। सो बेसिकली हम एजिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कि हम इन्फ्लामेशन के अंदर की बॉडी का बायोकेमिकल्स कौन से हो रहे हैं वो मेजर कर सकते हैं। तो जैसे सीआरपी, ईएसआर जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं वो इन्फ्लामेशन प्रोसेस को बताते हैं, तो उससे हमें सुपरफिशियल आइडिया आ जाता है और आप वो कहीं पे भी करवा सकते हो। यस, कि कितना इन्फ्लेमेशन। हाँ, इन्फ्लामेशन है बस। बट वो इन्फ्लामेशन एजिंग से सिर्फ स्पेसिफिक नहीं होता, वो बीमारियों में भी वो बढ़ जाता है, तो हम वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बट अगर आप हेल्दी हो फिर भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। नंबर 2 है टेलोमियर की लेंथ वाला टेस्ट जो अमेरिका में होता है, जो सर ने बताया कि डायरेक्टली ब्लड लेके आप भेजो, आपको पता चले कि व्हाट इज़ योर बायोलॉजिकल एज, आपकी सेल की एज क्या है। थर्ड इज जो आप बोल रहे हो मेटाबॉलिक एज। राइट। मेटाबॉलिक एज को कुछ मशीन्स पे हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे जो ज़्यादातर जिम में यूज़ होता है कराडा स्कैन, और हमने रिसेंटली जो वर्कशॉप किया था उसमें कराडा स्कैन पे ही सबका बायोलॉजिकल एज किया था। तो बायोलॉजिकल एज, सॉरी, मेटाबॉलिक एज हमने चेक किया था। मेटाबॉलिक एज इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हाउ योर बॉडी इज फंक्शनिंग। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है। मीनिंग क्या है मेटाबॉलिक एज? मेटाबॉलिज्म में आपका जो ऑर्गन्स हैं उसके आसपास का फैट कितना है, जिसको विसरल फैट बोला जाता है। जी। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कितना चल रहा है, जिसको बीएमआर बोला जाता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पता चलता है। मतलब आपका हाइट, how we आपका are वेट, spending energy, Energy. कैलोरी यस, कैसे body कैसे use कर बॉडी रही है। यूज कर रही Okay. है। ठीक है, अगर फैट ज़्यादा होगा मतलब आपका बीएमआर कम है। राइट। ठीक है, तो इंटरनल फैट, एक्सटर्नल फैट, आपकी हाइट, आपकी रियल एज, उसके हिसाब से दे कंपेयर। ये जो डेटा मशीन लेता है वो, जैसे आपने बोला कि आपकी एज के लोगों से या उससे कम या ज़्यादा लोगों से कंपेयर करता है और आपका किसके साथ मैच हो रहा है उसके हिसाब से आपकी एज डिसाइड करते हैं। सो दिस इज इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि मेरी बॉडी मेरी उम्र से आगे बढ़ रही है। ओके। और अभी हमने जब टेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों की तो 15-15, 20-20 साल आगे बढ़ रही है। ट्रू। और दूसरे हमारे स्मार्ट वॉच, मोबाइल हेल्थ ऐप में जो VO2 मैक्स, HRV, रेस्टिंग हार्ट रेट जो दिखाते हैं, दैट ऑल्सो सजेस्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एज। ओके। सो बायोलॉजिकल एज और मेटाबॉलिक एज में क्या डिफरेंस होता है? बायोलॉजिकली सेल में जो हमारे सेल की जो एज होती है, टेलोमियर की जो लेंथ होती है, एग्जैक्टली ओके। सेल कैसे काम कर रहा है, उसकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कैपेसिटी, उसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है, वो कैसे काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है। वो सबका इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है टेलोमियर की लेंथ। तो वो हम मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल्यूलर एजिंग कैसे चल रही है। ओके। ओके। सो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम कितना फास्ट एज एज कर रहे हो। वो हम इतना कॉमन नहीं है मेजर करना, Okay. फिलहाल फिलहाल इतना कॉमन। कॉमन नहीं है, बट है, अवेलेबल है। सो किस उम्र से इंसान को अपनी राइट एज है जहाँ से अपनी एजिंग पे ध्यान देना चालू कर देना चाहिए और इसको या फिर रिवर्स करना चालू कर देना जब से समझ आ जाए तब से। ये हमारा वेकअप कॉल है, ये किताब है वो वेकअप कॉल है। क्या जाग जाओ भैया। क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल क्या है कि हमारी हैबिट से चलता है। बचपन से हमने जो भी खाने पीने की, उठने सोने की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की आदत डाली, वो ज़िंदगी भर चलती है। मान लो हमने बचपन से 30 साल तक गलत आदतों के साथ हमने जिया है, फिर उसको चेंज करने में बहुत तकलीफ होती है ना। मगर जितना जल्दी हम जाग गए और हमारी हैबिट को चेंज, क्योंकि हैबिट एक नाइट में तो बदली नहीं जाएगी। चाहिए। राइट। तो जितना जल्दी हमने इसको जान लिया, यंग एज में जितना जान लिया, धीरे धीरे आपकी 30 साल तक पहुंचोगे तब से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो उसके पहले ही आपने आदतें चेंज कर दी तो आपका वो जो डिक्लाइन है वो स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं कहता हूँ जब तक हमारी समझ आ जाए और हम एक जाग जाए कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर, और ये जो एजलेस बॉडी में जो लिखा है लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल अगर फॉलो करे तो फिर पहले से काम कर सकते हैं। पहले और से मैंने तो ये किताब लिखना शुरू किया, उसके बाद मैंने फॉलो करना शुरू किया।
मुझे ये गट माइक्रोबायोम के बारे में पता नहीं था, टेलोमियर के बारे में पता नहीं था। हम दोनों ने बैठ के रिसर्च किया, तब पता चला यार हम तो कितनी गलत चीज़ें कर रहे थे, पहले हम सुधारे। तो मैंने ये जो भगवान का खाना शुरू किया, ये सब सीखने के बाद मैं भी तो राक्षसी खाना खाता था, मैं भी जंक फूड खाया करता था, पैकेट फूड खाया करता था। अब पैकेट फूड बंद कर दिया, होटल का खाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। बट सर आप तो पहले से बहुत कुछ करते थे। बहुत, मगर बहुत कमियां भी थी। मैं कुछ चीज़ें फॉलो करता था, मगर इतना फॉलो नहीं करता था जो हमने किताब में लिखा तो फिर मेरी भी आंखें खुल गई कि मुझे और बहुत कुछ करना है ऐसा। इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करता था, मैंने करना शुरू किया। मैंने पूरा फास्टिंग अभी किया, कैन यू बिलीव इट, वो सऊजी भाई धोड़किया के फार्म में जाके मैं 7 दिन का फास्टिंग किया, उसमें 3 दिन बिना पानी का, सिर्फ हवा के ऊपर, और उसके बाद के 4 दिन मैंने सिर्फ पानी के ऊपर, यानी 7 डेज फास्टिंग किया। जबकि मैंने इतने सालों में 75 ईयर्स में एक दिन भी मैं भूखा नहीं रहा हूँ। और मैं जैसे ही किताब लिखा, मुझे इम्पोर्टेंस समझा, तो मैंने 7 डेज का कंटिन्यूस फास्टिंग कर दिया। अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये किताब लिखने के बाद हमारी भी आंखें खुल गई। आधी चीज़ कर रहे थे, अब पूरी चीज़ करने लगे हम। तो अवेयरनेस आई ना, जागृति आई। और हमारा तो सिद्धांत है, जो हम करेंगे वही सिखाएंगे लोगों को, जो हम नहीं करते वो लोगों को नहीं सिखाएंगे। तो हमने शुरू कर दिया ये सब चीज़ें। एब्सोल्युटली। Lovely. So, how gut health impacts our aging process? Gut health पे आपने कहा कि माइक्रोबायोम की बात करी, और आजकल बहुत बात की जाती है गट हेल्थ पे, और काफ़ी सारी रिसर्चेस भी बॉडी माइंड कनेक्शन, गट और ब्रेन कनेक्शन पे हो रही हैं। सो गट हेल्थ कैसे हमारे ओवरऑल एजिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है? जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो बेसिकली 3 चीज़ें आती है। एक तो आपकी पाचन शक्ति, आप कैसे खाने को पचा पा रहे हो, राइट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सेकंड आता है कि आपका गट फ्लोरा कैसा है, जो गट माइक्रोबियोम आता है। माइक्रोबायोम और नंबर 3 आता है कि आपकी गट लाइनिंग कैसी है। तो जो हमारा गट होता है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बड़ी आंत, छोटी आंत बोलते हैं, तो उसकी लाइनिंग कैसी है। तो सबसे पहले डाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप जो भी खाना खा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स आपको कितने मिल रहे हैं, और जो टॉक्सिन जा रहे हैं खाने में से, उसको आप कैसे एक्सक्रीट कर पा रहे हो, उसको कैसे निकाल पा रहे हो। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब हम गट माइक्रोबियोम की बात करें, तो आप उसको कैसे समझा सकते हो कि जैसे एक गार्डन है, ठीक है, तो उसमें साथ में वीडिंग भी होता है, जो अननेसेसरी घास आ जाता है, तो वो बैड बैक्टीरिया है, और कुछ होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया। जब हमारे गट में उन दोनों का बैलेंस होता है, गट का फ्लोरा, राइट। और उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ वायरसेस भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जो हेल्दी होते हैं। सो 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे, और उन दोनों का जब बैलेंस होता है, तो उस टाइम पे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे ही हमारे गट फ्लोरा होगा, उस हिसाब से हमारी इम्यूनिटी सही होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन सही होगा, हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गट में होता है। तो वो जो गट ब्रेन एक्सिस की बात होती है, वो यहाँ से आती है। ओके। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डाइट। एंड जो थर्ड होती है लाइनिंग, जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारी गट की लाइनिंग को डैमेज करता है, तो उससे क्या होता है, लीकी गट हो जाता है। यस। तो जो जो टॉक्सिन को एक्सक्रीट करने की कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है, वो बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो गट अगर हमारा सही नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारी इन्फ्लामेशन प्रोसेस बढ़ेगी, फ्री रेडिकल्स को हम एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, और एजिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी हमारी। ट्रू। लीकी गट से कई लोग और भी डिजीजेस की बात करते हैं, कि और भी ऑटो इम्यून डिसीजेस, वेरी की गुड। बात करते हैं। सो डज दैट आल्सो हैपन? डेफिनेटली जब लीकी गट होता है, तो हमारी इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा असर होता है, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, और जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं, वो बहुत बढ़ जाती है। तो अभी ऐसा साइंस है कि डाइट से ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रीट किया जाता है। तो दे वर्क ऑन दिस गट माइक्रोबियोम, एंड ये लीकी गट के ऊपर काम करके दे आर ट्राइंग टू ट्रीट सच डिसीजेस। अभी आपने सर वो भगवान के खाने की बात करी, जिससे कि बॉडी एल्कलाइन रहती है। ऐसे तो ये एल्कलाइन रहने का और एजिंग का आपस में Yes. क्या रिलेशनशिप है? हमारा बॉडी एक्चुअली अल्कलाइन इसमें रहता है, मीडियम में रहता है, तो पिक परफॉर्मेंस पे रहता है, जिसका पीएच रहता है 7.35 से लेकर 7.45 तक।
जिसमें पीक परफॉर्मेंस करती है। अगर बॉडी जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी, ऐसे एजिंग फास्ट होगा और बीमारियां ज़्यादा आएगी। जैसे भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है, हमें किडनी और लंग को ऐसा पावर दिया है कि वो बैलेंस बनाए रखती है, मगर धीरे धीरे वो बैलेंस कम हो जाता है तो बॉडी एसिडिक बनने लगती है, तो फिर हमारे लाइफ के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और हमारे बॉडी को ये एसिडिक और अल्कलाइन बनाने में एक फैक्टर रहता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर हम अल्कलाइन फूड खाएंगे, अल्कलाइन वाटर पिएंगे, तो हमारी एजिंग स्लो हो जाएगी। अगर एसिडिक फूड खाएंगे और एसिडिक वाटर पिएंगे तो हमारा बॉडी एसिडिक हो जाएगा और हमारा एजिंग फास्ट होगा। अभी एसिडिक फूड और ड्रिंक क्या रहता है, तो जितना भी नेचुरल फूड रहता है बिना पकाए वो अल्कलाइन फूड रहता है, तो जितना कच्चा फूड खाएंगे उतना ही होगा। अब एक भ्रम होता है कि दूध अच्छा है और वो अल्कलाइन है, क्योंकि हमें पेट में जलन होती है तो हम उसके लिए दूध पीते हैं तो लगता है अल्कलाइन है, बट और ज़्यादा हाँ, बेसिकली दूध एसिडिक फूड है। तो इसलिए आजकल लोग वीगन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दूध और दूध की प्रोडक्ट हमारे बॉडी को एसिडिक बनाती है, जो हमारे बॉडी को एजिंग फास्ट कर देती है, इसलिए वीगन हो रहे हैं। तो दूध, और इतनी हमारी बिलीव बन गई कि दूध तो हेल्थ के लिए अच्छा है। बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ का टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। हमारी मम्मी तो जबरदस्ती सभी अभी तो हमारी मम्मी ने भी पिलाया, हमने भी हमारे बच्चों को पिलाया। ये तो अभी अभी की रिसर्च है कि हमें पता चला कि ये नहीं करना चाहिए। ओके। तो ये सब चीज़ें ये है, खास करके जितने भी कोल्ड ड्रिंक है जो हम मार्केट से बोतल में पीते हैं, ये सभी का पीएच लेवल बहुत लो होता है, 3.5 तक होता है। हमने काफ़ी का टेस्ट किया है। तो मैं तो सभी को कहता हूँ एजलेस रहना है तो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दो। मैंने कितने सालों से बंद कर दिया है कोल्ड ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूँ ऐसा। फूड में भी जैसे मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जितना हो सको उतना मैं नेचुरल फूड खाता हूँ ताकि बॉडी ये रहे। उसके लिए फिर हमने तो एक मशीन भी ला के रखा है जो कैंगन वाटर का होता है, जिसमें हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाने का पावर है। यानी अल्कलाइन वाटर है, मैं 9.5 pH वाला पानी पीता हूँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी है, माइक्रो मॉलिक्यूल भी है। तो मैंने खुद के लिए तो मैंने जितना हो सके उतना एजलेस बनने के लिए खर्चा भी किया है और मेहनत भी करता हूँ और इंटेंशनली करता हूँ ऐसा कि मैं अल्कलाइन पानी पीऊँ, एसिडिक ड्रिंक बंद करूँ। तो ये सब करता ही रहता हूँ मेरे घर में। बाकी लोग नहीं मानते हैं, मगर मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही देखता हूँ, क्योंकि उनकी हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूध की आदत है ना, मेरे घर में 2.5 लीटर दूध आता है, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट तो नियरली 0 है। बाकी लोग पीते रहते हैं, क्या करो, मानने को तैयार नहीं है कि ये नुकसान करता है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो चुका है कि दूध अच्छा है, दूध अच्छा है के लिए। संपूर्ण तो आहार। निकलने में और जनरेशन लगेगी, 2-3 पीढ़ी लगेगी जब लोग सब वीगन बन जाएंगे, जब इसका महत्व समझेंगे तब ऐसा। नींद का क्या इम्पैक्ट होता है एजिंग पे? बिकॉज जो लोग कम सोते हैं देखा है कि जनरली उनकी स्किन पे भी रिंकल्स आने लगते हैं, और तो क्या स्लीप का इम्पैक्ट रहता है? नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी एजिंग प्रोसेस से। नींद को अगर हम बोला जाए तो इट इज़ एक्चुअली रिपेयर ऑफ योर बॉडी। या ठीक है, जब आप सोते हो तो बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिकली ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी को यूथफुल रहने के लिए, हमारी बॉडी को यंग रहने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्लीप का एक साइड होता है कि अच्छे से आप 6 से 8 घंटे की स्लीप लो, वो आपकी बॉडी को पूरा टाइम मिलता है रिपेयर होने के लिए। नंबर 2 होता है अगर आपकी कंप्लीट स्लीप नहीं हो पा रही है तो अगेन आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल होते हैं, एड्रेनालिन होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और जिसकी वजह से ब्रेन फटीग हो जाता है। और जब ब्रेन इन्फ्लामेशन होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी का इन्फ्लामेशन होता ही है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन का कोई सिम्टम है जो कि लोगों को बिना चेकअप के डायरेक्टली पता लग सके कि अगर ज़्यादातर क्या होता है कि जब एजिंग प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे एजिंग का साइंस होते हैं, जैसे मेंटल साइंस होते हैं, तो ब्रेन फॉग, चीज़ों को भूल जाना। ठीक है, बहुत बहुत कॉमन है, कहाँ पे क्लैरिटी ऑफ क्या थॉट्स रखा, नहीं रहता है। फोकस से आप काम नहीं कर पाते हो, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट इरिटेशंस बहुत होते हैं, छोटी छोटी बात पर छोटी गुस्सा छोटी आना, बातों पे yes. गुस्सा आ जाता है या फिर छोटी छोटी बातों पे आप बड़ा बना देते हो। तो जैसे ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी लिम्बिक सिस्टम पे, जो हमारे ब्रेन में इमोशंस को रेगुलेट करती है। और उसी सिस्टम का एक पार्ट है हिपोकैम्पस, जो जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर memories होती है, बनते हैं। तो वो श्रिंक हो जाता है। तो जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होती है वो एरिया श्रिंक होता है तो फॉरगेटफुलनेस बहुत बढ़ जाती है।
राइट, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्सिबल है वो। रिवर्सिबल होता है अगर आप अपनी ये जो भी लाइफस्टाइल अगर आप करते हो, अच्छे से स्लीप लेते हो, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, तो एवरीथिंग इज रिवर्सिबल एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन जो यूनिवर्स में फ्री में दिया है हमको। तो अडेप्टेबिलिटी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहते हैं ना कि ब्रेन को डेवलप करने के पास पावर है, सिर्फ हम उनको चांस देना चाहिए रिवर्स होने की। सो आपने जैसा कहा कि लिम्बिक सिस्टम जो इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर है वो भी इम्पैक्ट होता है। सो अगर अनप्रोसेस्ड इमोशंस कोई व्यक्ति लेके चल रहा है, कोई ट्रॉमा अंदर लेके चल रहा है, तो ये कई बार देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई ग्रीफ आया, किसी परिवार में किसी की डेथ हुई, उसके बाद में सडनली बहुत जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं, या फिर कोई बड़ा नुकसान हो गया उसके बाद में बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो इमोशनल डिटॉक्स कितना इम्पोर्टेंट है, या इमोशनल बैगेज एजिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है? इसके लिए मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस है की किताब है। ब्लू से की है। खुद को सर्वाइकल कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा बचने का चांस नहीं है। खुद ने अपनी जिम्मेदारी हाथ पे ली और उसने अपनी बीमारी ठीक की और दुनिया को सिखा रही यू कैन हील योर लाइफ। उसमें बेसिकली उसने बात किया है कि हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमें बहुत नुकसान करती है, जो बीमारियां पैदा करती है, एजिंग बढ़ाती है, और उसकी वजह से ये कैंसर और ये सब बीमारी होती है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, फॉरगिवनेस की बात, क्योंकि जिन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया है तो वो हमारे अंदर बेड मेमोरी में पड़ा रहता है। बदले की भावना, गुस्से की भावना ये रहती है सब। तो वो जब तक रहेगी तो हमारा एजिंग फास्ट होगा, बीमारियां ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए तो मैं मेरे वर्कशॉप में सिखाता था फॉरगिवनेस की प्रोसेस। अभी हमने इस किताब में भी लिखा है फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस क्या है एंटी एजिंग का। तो वो सेल्फ लव और ये फॉरगिवनेस की बात ज़्यादा करती है। वो तो सबको एक्सरसाइज देती है, बीमारी लेके आते हैं उनको मिरर में देख के बोलो आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि पहले ऐसा कहता था कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मगर नई रिसर्च कहती है लव इज़ द बेस्ट मेडिसिन, एंड लैक ऑफ लव इज़ द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज़। ऐसा है। और लुइस ने एक बहुत अच्छा सेंटर लिखा जो मुझे बहुत पसंद आया एज ए मेडिकल डॉक्टर, कि ऑल द डिजीज़ आर द आउटकम ऑफ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। हर बीमारी का कारण हमारी मन की ऐसी अवस्था है जहाँ हमें किसी को माफ़ करने का बाकी है, और जितनी बड़ी बीमारी उतनी माफ़ करने की ज़रूरत ज़्यादा, समझे ना। तो जितना हम फॉरगिवनेस को आगे बढ़ाएंगे, जितनी भी पास पेनफुल मेमोरी है उससे निकलना है, तो फॉरगिवनेस इज़ द ओनली थिंग। फॉरगिवनेस एंड उसका टॉनिक है ग्रेटिट्यूड। जिन्होंने हमें नुकसान किया उसको माफ़ करो और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो कि हमको उसने जगाया, कुछ भी किया, एक बैड एक्सपीरियंस देखे हमें और मैच्योर बनाया। तो ये फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड का कॉम्बिनेशन है ना, आपको एंटी एजिंग में बहुत काम आएगा, बीमारियों से ठीक होने में भी बहुत काम आएगा। मैंने एग्जाम्पल सुना था कहीं कि एक आदमी था जो लव के बारे में, जिन्होंने रिसर्च के नाम में भूल गया, और हर जगह जाके लव का इम्पोर्टेंस बताता था इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो हर मेडिकल कॉलेज में जाके लेक्चर देता था कि लव कैसे मेडिसिन का काम करता है, और वो इतना तक कन्विंस करता था कि हर बीमारी का इलाज सिर्फ लव ही है, ये बाकी सब बकवास है, ये दवाई बवाई सब बकवास है। तो एक जगह लेक्चर दिया और फिर उसने लास्ट में बताया कि एनी क्वेश्चन, तो एक स्टूडेंट उठ के पूछता है इफ़ लव डजेंट वर्क देन व्हाट शैल आई डू, अगर लव से पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो क्या करना है। तो उसने एक लाइन में जवाब दिया, इंक्रीज द डोज। ही वॉज सो कन्विंस कि लव से सब बीमारी ठीक होता है। इसका मतलब लव की कमी है और डोज बढ़ा दो, दवाई बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इवन एंटी एजिंग में भी बहुत लव का रोल है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हैप्पीनेस के 4 हार्मोन होते हैं जो DOAC के नाम से हम जानते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन है जो हमारा मोटिवेशन के लिए, अपना डोपामिन है वो हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरत है, इमीडिएटली रिवॉर्ड देता है हमें। ऑक्सीटोसिन है वो लव का है, जब लव मिलेगा तब ऑक्सीटोसिन होगा, और ये बाहर कहीं नहीं बनता है, चारों का चारों फैक्ट्री अंदर रहती है। तो ऑक्सीटोसिन आता है, फिर सीरोटोनिन जो हमारे गट्स में बनता है, जो हमारे मूड के लिए अच्छा है, जो हमारा बॉयंट मूड रखता है। फिर एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है। एक मॉर्फिन होता है जो बाहर से पेन किलर का काम करता है, अंदर से बनने वाला मॉर्फिन को हम एंडोर्फिन कहते हैं। तो ये चारों फैक्ट्रियाँ जब चालू रहेगी ना, तब हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो हमारा ये रहता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि चारों के चारों फैक्ट्री हमारी अंदर चलती रहे, ये रहे। बाहर का कितना भी पैसा आपके काम नहीं आएगा, चाहे एंटालिया में रहो या हिमालय के ऊपर रहो,
जब तक ये फैक्ट्री काम नहीं करेगी तब तक हैप्पीनेस का फील ही नहीं होगा, लॉन्जेविटी भी नहीं होगी। तो हम सबको यही जगाते हैं कि चारों फैक्ट्री का ध्यान रखो। आपकी वो वटवा की फैक्ट्री बंद हो गई तो चलेगा, अंदर की कोई फैक्ट्री बंद हो गई ना तो ये पैसा कुछ काम के नहीं रहेंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉमा और इमोशंस कैसे हेल्प करते हैं, तो जब आप ट्रॉमा और इमोशंस में होंगे तो ये 4 फैक्ट्रियाँ तो काम करनी बंद हो नहीं है। जाएंगे। ये जो चारों हैप्पी हार्मोन्स है वो बनेंगे ही नहीं, ठीक है? और होंगे तो लिमिटेड डोज में होंगे। Right. और यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग दो स्ट्रेस हार्मोन, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली फायर मोड में होगी, फायर मीन्स इन्फ्लामेटरी मोड में होगी, तो वो स्लो हिडन एजिंग प्रोसेस आपकी चलती ही रहेगी। इसीलिए जब किसी की लाइफ में ग्रीफ आता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, एकदम से बुढ़ापा पूरा बुढ़ापा फील होने लगता है। अच्छा, एनएलपी में तो एक टेक्निक है, आपको पता है, हाउ टू रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरी, जो टेलीविज़न टेक्निक है, रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। अगर वो करोगे तो वो निकल जाएगी, तो आपका इमोशंस हील हो जाएगा, तो उसके फ़ायदा ही है। सर अभी हम जो बात कर रहे थे आपने मुझे बताया था कि आप लोगों ने एजलेस बॉडी मिशन चालू किया है, तो ये मिशन क्या है और क्या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है इसमें? मिशन ये है कि जैसे हमने सोचा कि हम जो जानते हैं उसका फ़ायदा हमें सिर्फ क्यों हो, पूरे देश को, पूरे युवाओं को क्यों नहीं हो। तो मैंने और किन्नरी ने मिलकर एक मिशन स्टार्ट किया है, एजलेस भारत मिशन। हिंदुस्तान के खास करके युवा वर्ग जो 60% है हमारी पॉपुलेशन के, अगर इनको ये मैसेज मिल जाए, उनको ये ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो ज़्यादा यंग एनर्जेटिक रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, तो देश की इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। तो हमने ये एजलेस भारत मिशन स्टार्ट किया है, जिसमें जुड़ने के लिए हम सब यंगस्टर को, सभी को इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको हेल्प करेंगे हमेशा एजलेस रहने के लिए। इसके लिए नीचे लिंक दी गई है, उसमें आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे और हम सब मिल के भारत को डेवलप कंट्री में लेके जाएंगे, जो मोदी साहब का सपना है। सो बिफोर वी रैप अप, वन फाइनल मैसेज आप दोनों की तरफ से, एक एक मैसेज। सर पहले आप, एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे। अपनी लाइफ की, बॉडी की वैल्यू समझो और उसको वेस्ट मत होने दो, इसको बचा के रखो, एनर्जी के साथ रखो, जीवन में सुखी हो जाओगे। Agelessness is your choice, not by chance, or it is not defined by your genes, and it is in your hand. लवली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच किन्नरी जी शो पे आने के लिए। बहुत ही एनलाइटनिंग और एक बिल्कुल सिंपल भाषा में आपने लोगों को सब सिखा दिया। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन आवर शो।